हमारी पृथ्वी टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे तो निकल चुकी होती है, लेकिन पानी के स्रोत एकदम से खत्म होते जा रहे थे और वैज्ञानिकों ने तो ये अंदाजा भी लगा लिया था कि कुछ ही सालों के अंदर पृथ्वी पर जरा भी पानी नहीं होगा। बड़े बड़े समुद्र बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर के कारण सूख जा रहे थे। इसीलिए अब वैज्ञानिक स्पेस में बहुत सारे मिशन करने लगे जिससे कि उन्हें कोई ऐसा प्लैनेट मिल जाए जो पृथ्वी का रिप्लेसमेंट हो, वहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा हो जिससे कि वो पानी की रिसोर्सेज वाली कमी को पूरा कर सकें। इन्हीं चीजों से रिलेटेड हमें अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसके अंदर कुछ एस्ट्रोनॉट्स अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन सारे एस्ट्रोनॉट्स का एक ही मिशन था कि अलग अलग प्लैनेट को देखना और ये पता करना कि वहाँ पर पानी के स्रोत है भी कि नहीं। उन सभी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि पृथ्वी के बाद उन्हें ऐसा प्लैनेट ढूंढना ही होगा जहाँ पानी मौजूद हो। इन एस्ट्रोनॉट्स की टीम ने तो अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर अपने प्रोब भी भेजे होते हैं जो उस प्लैनेट के जमीन पर जाकर टेस्ट करके पता लगाएंगे कि वहाँ पानी होने के चांसेस हैं भी कि नहीं। अब जैसे उनका एक स्पेस स्टेशन थोड़ा सा आगे बढ़ता है तभी उन्हें खबर मिली कि कई सारे एस्टेरॉइड उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए उन्हें अपने स्पेस स्टेशन का डायरेक्शन चेंज करना होगा। बट शायद सिस्टम में थोड़ी सी खराबी आने के कारण वो नेविगेशन डिवाइस यूज नहीं कर पा रहे होते। इसीलिए अब डर के मारे उन्होंने यही डिसीजन लिया कि वो एस्केपिंग पॉड लेकर पृथ्वी पर चले जाएंगे क्योंकि उनके स्पेस स्टेशन से अगर एस्टेरॉइड टकराया तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता था। ऐसा करने से पहले एक इंजीनियर तुरंत ही उस शॉर्ट सर्किट को ठीक कर देता है और वो सभी नेविगेशन डिवाइस का यूज करते हुए अपने स्पेस स्टेशन की डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं। यानी कि एक इम्पोर्टेंट डिसीजन की वजह से आज उनका पूरा स्पेस स्टेशन बच चुका है। इन सभी एस्ट्रोनॉट्स को अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए कई साल बचे हुए हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर कुछ महीनों पहले का समय दिखाया जाता है जब ये मिशन स्टार्ट हो रहा था। प्रेसिडेंट और पॉलिटिकल लीडर्स ने ये जारी कर दिया था कि वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे पानी का पता लगाने के लिए। इस मिशन में 4 काबिल एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया था जिनमें से मिशन हेड विंसेंट नाम के एक आदमी को बनाया गया। विंसेंट ने तो पास्ट में भी कई बड़े बड़े मिशन किए हैं जैसे कि मंगल ग्रह का मिशन, और इस बार भी इतने बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए विंसेंट पर ही भरोसा किया गया है। विंसेंट के साथ तो उसके साथी जॉन, एंड्रिया और जस्टिन भी होंगे। ये चारों अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा माहिर थे और एक साथ काम करके ये वही सोच रहे थे कि मिशन पूरा हो जाए। उन सभी का बहुत अच्छी तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है क्योंकि ये डिस्कवरी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरी में से एक हो सकती है और शायद ये इंसानों के लिए आखिरी चांस हो सकता है कि वो पानी की कमी को पूरा कर सकें। सभी को तो अब इस मिशन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई थी और अब ये मिशन चालू भी कर दिया जाता है। प्रेजेंट टाइम पर जब वो सारे एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप के अंदर मौजूद होकर डिस्कवरी कर रहे थे तभी जॉन को एक मैसेज मिलता है। ये मैसेज उनके एक प्रोब ने भेजा था जो अलग अलग प्लैनेट पर भेजे गए हैं। जॉन एकदम से शॉक हो गया और वो अपने बाकी एस्ट्रोनॉट साथियों को बुलाने के लिए चला गया होता है। दरअसल बात ये थी कि प्रोब ने उन्हें मैसेज सेंड किया है कि इस प्लैनेट के ऊपर पानी के बहुत ज्यादा स्रोत मौजूद हैं। ये कोई और प्लैनेट नहीं बल्कि जुपिटर का एक मून यूरोपा होता है और इस जगह पर इतनी भारी मात्रा में पानी मौजूद है जिससे कि पूरी इंसानी प्रजाति की पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। ये बात उनकी टीम सुनकर काफी खुश हो जाती है और पृथ्वी पर भी बता दिया जाता है। प्रेसिडेंट से लेकर सारे पॉलिटिकल लीडर्स और लोग इस बात को सुनकर एकदम चौंक गए और जश्न मनाने लगे। उनके मन में अब एक विश्वास जाग गया कि हम यूरोपा तक पहुंच जाएंगे और वहां से ही इंसानों की पानी की कमी को पूरा कर लेंगे। प्रेसिडेंट ने तो विंसेंट और उसकी टीम को ही यूरोपा प्लैनेट पर जाकर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन दे दी होती है, यानी कि वो अपना करंट मिशन खत्म करने के बाद दूसरे मिशन पर जा सकते हैं। चारों तरफ तो सिर्फ खुशी का माहौल था। स्पेस स्टेशन के अंदर भी वो चारों एस्ट्रोनॉट्स इसका जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक हो सकता था। विंसेंट ने तो अपने हाव भाव एक्सप्रेस किए कि किस तरीके से लास्ट टाइम वो मंगल ग्रह पर लैंड हुआ था और उसके कंप्लीट करने के बाद वापस आने पर वो पृथ्वी का हीरो बन गया। इस बार भी उनके पास एक सुनहरा मौका है अपने पूरे देश का नाम रोशन करने के लिए। इस खुशी के मौके पर चारों एस्ट्रोनॉट ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। ये पूरी तरीके से रूल्स के खिलाफ था लेकिन वो इस बात का फिक्र नहीं करते, वो तो सिर्फ अपनी इस डिस्कवरी का जश्न मना रहे होते हैं। किसी भी स्पेस मिशन में भेजे जाने से पहले एक स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते थे। ये रूल्स पूरी तरीके से इंसानों के रूटीन के खिलाफ है जिस तरीके से वो पृथ्वी पर रहते हैं, यानी किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करना और एक दूसरे से संबंध ना बनाना। लेकिन पहला रूल तो विंसेंट और उसकी टीम ने तोड़ ही दिया था। वो चारों एस्ट्रोनॉट जुपिटर प्लैनेट को बहुत दूर से देख रहे होते हैं और वहीं पर अगला मिशन करने के लिए बढ़ चलते हैं। लेकिन थोड़े समय के अंदर उनकी पृथ्वी पर मौजूद स्पेस सेंटर से कुछ मैसेजेस आए। रिपोर्ट साफ साफ बता रहे थे कि सूर्य से बहुत सारी खतरनाक सोलर फ्लेयर्स निकली है। इन सोलर फ्लेयर्स की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी और वो काफी तेजी से ट्रेवल करते हुए चारों तरफ फैल रही होती है।
अगर ये सोलर फ्लैश इसी इंटेंसिटी से स्पेसक्राफ्ट से टकराएंगे तो स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज्यादा डैमेज होगा। बट अभी डिटेल डेटा ना होने के कारण वो यही समझ रहे थे कि इसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। वो चारों एस्ट्रोनॉट्स भी बेफिक्र होकर अपना मिशन करने लगे। हमें तो अब जॉन और जस्टिन को दिखाया गया जो कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं। ये भी रूल्स के खिलाफ था और उन्होंने दूसरा रूल भी तोड़ दिया होता है, पर इतने समय तक स्पेसक्राफ्ट में रहने के कारण उन दोनों में ये संबंध ऑटोमेटिकली बन गया था। अब थोड़े समय के अंदर विंसेंट जब टीम मीटिंग के लिए सभी को बुलाता है तो उसकी नजर जस्टिन और जॉन पर चली गई थी। यानी उसे समझ में आ चुका होता है कि जॉन और जस्टिन एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं। विंसेंट ने तो जॉन को साइड में लेके जाकर उसे समझाया और बताया कि हम इस तरीके से रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते। जॉन भी समझता है कि उसने गलती की और वो इसके लिए माफी भी मांग रहा था। विंसेंट ह्यूमन नेचर के बारे में समझता था, लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं। वो सभी अब पृथ्वी से आए हुए कुछ मैसेजेस को देखते हैं, बट वो सभी पता नहीं क्यों एकदम से शॉक रह गए। उन्हें पता चला कि पृथ्वी पर अब बड़े बड़े देशों के बीच काफी भारी भरकम जंग होने लगी है। ये वो देश थे जो रिसोर्सेज कम होने के कारण एक दूसरे पर हमला करके रिसोर्सेज छीन रहे होते हैं। भले ही पृथ्वी वालों को ये पता चल चुका था कि यूरोपा प्लैनेट से उनकी पानी की कमी पूरी हो सकती है, लेकिन और भी रिसोर्सेज हैं जिनकी बहुत ही बड़ी मात्रा में कमी हो चली है। तो इसीलिए कई देश न्यूक्लियर वॉर जारी कर चुके हैं। इस पूरी चीजों से काफी स्ट्रक्चर्स का नुकसान हो रहा था और बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। अब तो ऐसा लग रहा होता है कि उनका ये यूरोपा प्लैनेट वाला मिशन पूरा करने के बावजूद भी पृथ्वी पर इंसान एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। एक और बुरी बात बताई जाती है कि इस जंग के दौरान विंसेंट का बेटा बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है। ये चीजें पता चलने के बाद विंसेंट थोड़ा अपने बेटे के बारे में सोचने लगा था। इससे पहले उनकी टीम को ये कमांड दिया गया था कि वो पृथ्वी पर एक बार आकर फिर यूरोपा प्लैनेट के मिशन पर जाएं। और अब तो वो सारे एस्ट्रोनॉट्स बैठकर यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमें वापस जाना ही होगा। विंसेंट भी अपने बेटे से एक बार मिलना चाहता था, लेकिन रिपोर्टिंग टीम से ये खबर मिलती है कि जो दूसरी टीम वहां पर उनकी रिप्लेसमेंट में आने वाली थी, उनका एक कैप्टन जिसका नाम गैब्रियल था, वो मारा जा चुका है। यानी कि वो कुछ समय के लिए पृथ्वी पर लैंड होकर जो रिप्लेसमेंट होने वाला था वो भी नहीं कर पाएंगे। एंड्रिया पता नहीं क्यों एकदम से रोने लग जाती है। सच्चाई तो ये थी कि जो दूसरी टीम का लीडर मर चुका था वो एंड्रिया का फियांसे होता है। इस मिशन को खत्म करने के बाद वो दोनों शादी करने वाले थे, बट अब एंड्रिया को अकेला ही रहना पड़ेगा। विंसेंट भी वीडियो कॉल पर अपने बेटे से बात करता है जिसका पैर पूरी तरीके से काट दिया गया था। अब शायद वो कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन विंसेंट अपने बेटे को भरोसा दिलाता है कि वो उसके पास जल्द से जल्द पहुंच रहा है। अगले मोमेंट में पता नहीं क्यों सिग्नल्स एकदम से वीक हो चुके थे और वो वीडियो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। उनका कमांड सेंटर से भी कांटेक्ट टूट चुका होता है और वो कुछ भी डिटेल्स नहीं ले पा रहे होते। पर जैसे ही उन एस्ट्रोनॉट्स की नजर पृथ्वी के ऊपर गई तो वहां बड़े बड़े धमाके होने लगे। ये धमाके इतने ज्यादा असरदार होते हैं कि इन्हें स्पेस से भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता था, बट अचानक पृथ्वी पर ये कैसे हो गया ये उन्हें नहीं समझ रहा था। अगर कोई भी देश अपनी पूरी न्यूक्लियर फोर्स यूज कर ले तब भी इतने बड़े धमाके नहीं हो सकते। उनका कनेक्शन अब किसी भी सेंटर से स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था, जिससे उन्हें और ज्यादा खतरे का एहसास होने लगा। जस्टिन भी अपनी पूरी कोशिश करती है किसी भी बेस सेंटर से कनेक्ट करने के लिए जो उस टेरिटरी में नहीं आता हो। थोड़े समय के अंदर उनका कांटेक्ट एक जापानीज कमांड सेंटर से हो जाता है और वो उससे डिटेल्स ले रहे होते हैं। कमांड सेंटर वाले अपने हिसाब से ये बता रहे थे कि कई सारे देशों के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब के भंडार थे वो अचानक ही ब्लास्ट हो गए। ये उन सोलर फ्लेयर्स की वजह से हो सकता है जिसकी वो बात कर रहे थे। अजीब तरीके के रिएक्शन के कारण वो अपने आप ही फट गए और इतने बड़े धमाके को अंजाम दिया। पृथ्वी के कई किलोमीटर के रास्ते में जो भी उस धमाके के बीच आया वो मारा गया। उनके डेटा के अकॉर्डिंग धमाके के अंदर 20% इंसान मारे जा चुके हैं, यानी कि अब ये सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। अब तो उनका जापानीज कमांड सेंटर से भी कनेक्शन टूट गया था और वो एकदम निहत्ते हो गए थे। सभी एस्ट्रोनॉट्स को नहीं समझता कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, फिर भी वो इसमें लगे रहते हैं। विंसेंट और उसकी पूरी टीम ट्राई तो कर रहे थे कि पृथ्वी के किसी भी कमांड सेंटर से एटलीस्ट वो कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वहां से कनेक्ट होने पर ही वो बता पाएंगे कि सबसे अच्छी लैंडिंग लोकेशन क्या होगी। इसके बिना लैंडिंग ट्रेजेक्टरी सेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता था। थोड़ी सी गलती उस पूरे स्पेसशिप की लैंडिंग लोकेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख सकती थी। लेकिन अब यहाँ जॉन, जिसकी होप खत्म हो चुकी थी, वो तो यही कहने लगा कि हमें यूरोपा प्लैनेट पर जाने के बजाय वापस पृथ्वी पर लौटना चाहिए। वहाँ एटलीस्ट हमारे सारे फैमिली मेंबर्स तो हो सकते हैं। बट विंसेंट का यही कहना था कि हमें जब तक कोई लोकेशन नहीं मिल जाती और कमांड सेंटर से कॉन्टैक्ट नहीं हो जाता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन चीजों की वजह से वो सब काफी ज्यादा हताश हो चुके थे और उनके पास वेट करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं था। धीरे धीरे वो पृथ्वी के ऑर्बिट में कुछ दिन इसी तरीके से बिताने लगे थे और यही होप लगाकर बैठे हुए होते हैं कि किसी कमांड सेंटर से उसका कनेक्शन हो जाए।
पूरी पृथ्वी के एनवायरनमेंट में काले धुएं जैसे बादल छा जाते हैं धमाके की वजह से। और ये अंदाजा साफ लगाया जा रहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से वहां पर रेडिएशन फैल चुका होगा, यानी जितने भी लोग बचे हो सकते हैं वो सब मर चुके होंगे। सभी एस्ट्रोनॉट्स अपनी अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे थे कि एटलीस्ट वो तो बचे रहे, बट उनका भी कुछ नामो निशान नहीं होता, क्योंकि अब पृथ्वी तो एकदम से काली पड़ चुकी थी। देखने पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि नीली और एकदम खुशहाल पृथ्वी इस तरीके से भी कभी दिख पाएगी। हर कोई सिर्फ यही कामना कर रहा था कि एक समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो सभी पृथ्वी पर वापस लौट पाएंगे, क्योंकि अब उनका डिसाइडेड समय आ चुका था जब उन्हें पृथ्वी पर वापस लौटना था और कुछ समय वहां बिताने के बाद वापस वो रवाना हो जाते यूरोपा प्लैनेट की तरफ। एक तो प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि स्पेसशिप के अंदर जो रिसोर्सेज थे वो भी अब कम होने लगे होते हैं, क्योंकि वहां पर समय के हिसाब से रिसोर्सेज रखे जाते थे, जैसे कि इनका टाइम ड्यूरेशन 2 साल का था और अब यहाँ 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। विंसेंट की टीम का हर एक मेंबर डिप्रेशन में ही दिन गुजार रहा था, पर थोड़े समय के अंदर अचानक उनके स्पेसशिप के अंदर एक अलर्ट अलार्म बजने लगा। जब बाकी लोग यहाँ सिस्टम के पास आते हैं तो उन्हें पता चला कि ये अलार्म तो एस्केपिंग पॉड के निकलने का है, यानी उनके स्पेसक्राफ्ट में जो आखिरी एस्केपिंग पॉड है उसे एक्टिवेट किया गया है। जॉन, एंड्रिया और बाकी लोग जब आकर देखते हैं तो पता चला कि एस्केपिंग पॉड के अंदर तो विंसेंट मौजूद है और वो तो उस लास्ट बचे हुए एस्केपिंग पॉड को एक्टिवेट करके पृथ्वी की तरफ जाने वाला है। सभी इस बात से बहुत ज्यादा चौंक गए, इसीलिए जॉन तुरंत ही चैम्बर में जाकर उसे बाहर निकाल देता है। विंसेंट को वो खींचकर दूर तो लेके आ गया था, लेकिन तब तक वो बचा हुआ एस्केपिंग पॉड एक्टिवेट हो चुका होता है। ऑटोमेटिक कमांड देने के कारण एस्केपिंग पॉड सीधा वहां से बाहर निकला और सेट किए गए ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए पृथ्वी तक चला गया, यानी कि अब उन एस्ट्रोनॉट्स की टीम स्पेस सेंटर पर फंस चुकी है। बचा हुआ एक एस्केपिंग पॉड भी बेकार हो गया। विंसेंट एक कैप्टन होने के नाते एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे उसे कुछ होश ही ना हो। उसे काम डाउन करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है और एक चैम्बर में सुला दिया जाता है। जॉन, एंड्रिया और जस्टिन साथ में बैठकर यही सोच रहे थे कि आखिर आगे क्या किया जाए। उनकी बचने की एक उम्मीद भी अब टूट चुकी है। विंसेंट, जो कि प्रीवियस कैप्टन था, उसका दिमागी संतुलन ठीक ना होने के कारण एंड्रिया को नया कैप्टन बना दिया जाता है। अपने मिशन से रिलेटेड क्रिटिकल डिसीजंस अब एंड्रिया ही लेगी। वो सभी परेशान इसी वजह से थे क्योंकि उनके मिशन का ड्यूरेशन खत्म हो चुका है और रिसोर्सेज भी पूरी तरीके से नल होने वाले हैं। उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे। यही सारी बातें करके वो सभी डिप्रेशन में जा रहे थे। थोड़े समय के अंदर विंसेंट को होश आता है तो वो अपने बाकी क्रू मेंबर से माफी मांग रहा था। वो फिलहाल के लिए एकदम शांत होता है और बाकियों से बातें कर रहा होता है। जॉन तो विंसेंट को बहुत ज्यादा डांट रहा था क्योंकि उसकी इस बेवकूफी की वजह से एस्केपिंग पॉड भी चला गया। विंसेंट यही कह रहा था कि वो बहुत ज्यादा डर गया होता है अपनी फैमिली और बच्चों के लिए। वो तो जल्द से जल्द बस पृथ्वी पर जाना चाहता था। विंसेंट और जॉन में बहस जारी रहती है, तभी एंड्रिया ने उन्हें समझाया कि ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। हमें कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जिससे कि ये पता चल सके कि पृथ्वी पर क्या कंडीशन है। इसके लिए हमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करनी पड़ेगी और उनकी जो खाने पीने के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, अगर वो उन्हें बारीकी से यूज करे तो काफी समय तक जिंदा रहा जा सकता था। भले ही एंड्रिया इन सारी चीजों के बारे में बता रही थी, पर उनमें से मोस्ट ऑफ द को पता था कि ये सब होना बहुत मुश्किल है। वहाँ जस्टिन तो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो कुछ सोच भी नहीं पा रही होती। उसने तो ये एक्सेप्ट कर लिया था कि पृथ्वी पर अब जितने भी इंसान मौजूद थे वो सब मर चुके हैं और तो और उसकी जो फैमिली थी वो भी अब खत्म हो चुकी होती है, तो उसका इस दुनिया में रहकर कोई फायदा ही नहीं। इसीलिए अब डिप्रेशन में आकर जस्टिन ने अपना स्पेस सूट पहना और एक एयरलॉक ओपन करके सीधा अंतरिक्ष में चली गई। जॉन, जस्टिन और एंड्रिया जब अपनी उस मेंबर को देख रहे थे तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, यानी कि अब जस्टिन को कोई नहीं बचा सकता और उसने एक तरीके से सुसाइड ही कर लिया है। इस बात से जॉन बहुत गुस्सा होता है और विंसेंट को पंचेस मारने लगता है, क्योंकि एक तरीके से उसकी वजह से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं। वहां पर उनके बीच बहुत ही ज्यादा आक्रोश का माहौल छा गया था, लेकिन तभी उन्हें एक रशियन एस्ट्रोनॉट का मैसेज आता है, यानी कि उस एस्ट्रोनॉट और उनकी स्पेसशिप के कम्युनिकेशन डिवाइस के बीच एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। वो रशियन एस्ट्रोनॉट्स तो उन्हें बता रहा था कि किस तरीके से बहुत सारे सोलर फ्लेयर्स ने उनके स्पेसक्राफ्ट पर हमला कर दिया। उस धमाके के अंदर उसकी टीम के बाकी मेंबर्स मारे गए, सिर्फ वही अकेला बचा है जो तब से ऑर्बिट कर रहा था। इसीलिए वो रशियन एस्ट्रोनॉट उनके स्पेस सेंटर से मदद मांगता है कि वो उसे हैच कर ले और उसे अंदर आने दे। विंसेंट और उन लोगों को ये बात सेफ लगी और वो मदद करने के लिए राजी भी हो गए। उनके मेन स्पेस सेंटर से हैचिंग करने के सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद विंसेंट और उसके सभी साथी उस रशियन एस्ट्रोनॉट्स को अंदर ले लेते हैं।
उस एस्ट्रोनॉट का नाम विंसेंट था, जो इस समय बहुत बुरी हालत में होता है। जब वो सारे एस्ट्रोनॉट विंसेंट को मेडिकल रूम में लेकर आए तो उसके बॉडी पर सोलर फ्लेयर्स के इफेक्ट दिखाई दे रहे थे। एंड्रिया तो साफ देख पा रही थी कि केल्विन पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है उन सोलर फ्लेयर से, यानी उसका बचना बहुत मुश्किल है और वो कुछ समय में मारा जाएगा। फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद वो उसका बहुत अच्छी तरीके से देखरेख करती है और सारे मेडिसिन प्रोवाइड करती है। केल्विन को फिलहाल आराम की जरूरत थी। विंसेंट ने तो अब एंड्रिया को एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया। वो कहने लगा कि केल्विन नाम के इस रशियन एस्ट्रोनॉट के पास एक एस्केपिंग पॉड मौजूद है और उसने एस्केपिंग पॉड की जांच की जिसके अंदर मिनिमम 3 लोग ही जा सकते हैं। विंसेंट एंड्रिया को यही बताना चाहता था कि उस एस्केपिंग पॉड की मदद से वो सभी यहाँ से जा सकते हैं, बट वो एस्केपिंग पॉड केल्विन का था तो वो एक जन को तो जाने नहीं देगा। जॉन भी इस पर अपनी राय बताने लगा कि हमें केल्विन को बिना बताए उसका एस्केपिंग पॉड लेकर चले जाना चाहिए, बट एंड्रिया इस बात को नहीं मान रही थी। ये पूरी तरीके से गलत है क्योंकि अगर केल्विन यहाँ पर नहीं आता तो वो सभी वैसे भी मरने वाले थे। इस तरीके की धोखेबाजी एंड्रिया कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ समय के अंदर ही केल्विन थोड़ा सा ठीक होने लगा था। एंड्रिया उसकी देखरेख करने के साथ साथ वो सारी इंफॉर्मेशन निकलवाती जो ये बातें केल्विन को पता है। वहाँ जॉन पूरी रिसर्च कर रहा था कि उस एस्केपिंग पॉड के अंदर 4 लोग आराम से आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो 3 लोगों के लिए बनाया गया था। अगर 4 मेंबर्स उस एस्केपिंग पॉड के अंदर गए तो वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और वहीं पर डिस्ट्रॉय हो सकता था। विंसेंट भी अब यहाँ उस एस्केपिंग पॉड को यूज करने के बारे में नहीं सोच रहा था। केल्विन जब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है तो एंड्रिया उससे एक्चुअल में पूछने लगी कि पृथ्वी पर हुआ क्या था। इतने बड़े धमाके एक साथ होना ये कोई आम बात नहीं है। तब जाकर केल्विन ने एक सच्चाई बताई। केल्विन ने साफ कह दिया कि पृथ्वी पर जो बड़े बड़े धमाके हुए थे और उससे जो लोग मारे गए वो किसी देश का काम नहीं है, बल्कि ये तो किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने किया था जो पूरी तरीके से पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। अलग सिविलाइजेशन यानी कि एलियंस का नाम सुनकर तो वो सभी एस्ट्रोनॉट एकदम चौंक गए क्योंकि वो इतने टाइम से अपनी रिसर्च कर रहे थे और उन्हें एलियन लाइफ फॉर्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली होती। पर केल्विन बताता है कि जिस तरीके से वो यूरोपा प्लैनेट पर अपनी रिसर्च करने गए थे और उन सभी को वहां पर पानी के बहुत सारे स्रोत मिले तो उसी प्लैनेट पर जो एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी उसने ही ये चीजें की हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इंसान उनके प्लैनेट पर आकर उनके ही रिसोर्सेस अपने लिए यूज करे। इसी वजह से उन एलियन सिविलाइजेशन ने पृथ्वी पर हमला कर दिया। उन सभी एलियंस ने सोलर फ्लेयर्स की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि वो इन्वायरमेंट में फैल गई और उसी सोलर फ्लेयर के रेडिएशन के कारण जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे सब एक साथ ब्लास्ट हो गए। यानी कि ये बात साफ हो चुकी थी कि इसके पीछे एडवांस सिविलाइजेशन ही है। जॉन भी इस बातों को क्रॉस चेक करता है और ये नोटिस करता है कि जब उनका स्पेस पॉड यूरोपा प्लैनेट पर गया था तो उसने बहुत सारी फोटोज क्लिक की होती हैं। उन्हीं एक फोटो में उसे एक एडवांस स्पेसशिप दिखाई दे रही थी जो ऑब्वियसली उन सिविलाइजेशन वालों की हो सकती है। वो सभी जो इससे पहले सोच रहे थे कि सारी कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ लड़ाई करके पृथ्वी की हालत कर दी है, उनकी यही थिंकिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। लेकिन बाद में अगर ये बातचीत की गई कि वो अगर वापस से यूरोपा प्लैनेट पर नहीं जाएंगे तो वो एडवांस सिविलाइजेशन वापस हमला ना करें। अब तो विंसेंट और सभी लोग पृथ्वी पर मौजूद कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में पता करने लगे थे जहां पर लैंडिंग की जा सकती है। केल्विन भी देखकर इतना तो बता सकता था कि 90% पॉपुलेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, यानी कि अब जितने भी बचे हुए लोग हैं वो उसी जगह पर मौजूद हो सकते थे। कई दिनों तक वो लैंडिंग पोजीशन के बारे में और ज्यादा पता लगाने लगी क्योंकि पृथ्वी पर फिलहाल कोई भी कमांड सेंटर कॉन्टैक्ट नहीं कर पाने की वजह से ट्रेजेक्टरी डिसाइड नहीं होती और ये पूरा क्रूशियल प्रोसेस होगा जिसमें जान जाने का पूरा खतरा हो सकता है। बट अब सवाल वहीं पर आकर रुक गया कि उस एस्केपिंग पॉड में कौन 3 लोग जाएंगे। उन सभी ने बहुत सोचने के बाद लैंडिंग पोजीशन डिसाइड कर ली थी और अब सिर्फ उन्हें चूज करना था कि कौन कौन उस एस्केपिंग पॉड में जाएगा। विंसेंट जो इस पूरी टीम का लीडर था वो कहता है कि मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ क्योंकि एट द एंड उसी की वजह से उनका इकलौता एस्केपिंग पॉड यहाँ से चला गया। तो उसने खुद का सैक्रिफाइस देने का डिसाइड कर लिया और बाकियों को एस्केपिंग पॉड से जाने के लिए कहा। सभी को ये प्लान ठीक लगा और अब तो विंसेंट एक लेटर दे देता है जॉन को जो कि वो पृथ्वी पर जाने के बाद उसके बेटे को दे देगा। विंसेंट की आंखों में एक अलग ही प्रकार की दुखी झलक रही थी। वो चारों एस्ट्रोनॉट्स आखिरी बार ड्रिंक करते हैं और स्पेस सूट पहनकर तुरंत ही निकल पड़ते हैं एस्केपिंग पॉड की तरफ। लेकिन जॉन अब विंसेंट के पास आकर कहने लगा कि तुम ये लेटर खुद अपने बेटे को दे देना। यानी कि अब जॉन ने डिसाइड किया है कि विंसेंट बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट के साथ जाएगा और वो खुद इस स्पेसशिप में रहेगा। जॉन एक टेक्निकल एम्प्लॉय था जिसे की बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज होती है, इसीलिए सबसे एफिशिएंट यही होगा कि जॉन स्पेसशिप पर रहकर उन सारे एलियन लाइफ फॉर्म के बारे में रिसर्च करे।
जैसी भी बातें होंगी वो समय समय पर पृथ्वी पर उन्हें इन्फॉर्मेशन भेजता रहेगा, और अगर इन फ्यूचर कभी वो लाइफ फॉर्म्स हमला करने के लिए आए तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन उसके पास रहेगी। पर एंड्रिया समझ जाती है कि ये डिसीजन सही होगा, इसीलिए विंसेंट, केल्विन और एंड्रिया अपना स्पेस सूट पहनकर निकल पड़ते हैं एस्केपिंग पॉड में बैठकर पृथ्वी की तरफ। जॉन अभी भी स्पेसशिप में मौजूद था जो रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके पास कई महीनों के रिसोर्सेज बचे हुए थे, पर अब जॉन को अपने आगे की जिंदगी इसी तरीके से अकेले काटनी पड़ेगी। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।